बेसिसिटी। ओके, तो चलो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फिर समझाता हूँ बेसिसिटी वर्ड क्यों यूज किया जाता है ऐसे। यदि आप डिफाइन करते हो इसको बेसिसिटी ऑफ एन एसिड को, तो कुछ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the number of hydronium ions, देखो ध्यान से H3O plus hydronium ions, it is defined as the number of hydronium ions produced by one molecule of the acid. In its aqueous मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है क्या कि कितने सारे हाइड्रोनियम आयंस, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, कितने सारे हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगी जब आप एक मॉलिक्यूल एसिड का आप प्लेस करते हो उसके एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब एसिड पानी में मौजूद है, प्योर नहीं, एसिड पानी में मौजूद है, तो एक मॉलिक्यूल से कितने सारे हाइड्रोनियम आयन निकलेंगे, दैट इज डिफाइंड एज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अब बेसिसिटी क्यों बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाई नहीं है तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आप सबने यदि थोड़ा सा भी कहीं पढ़ा होगा, जूनियर क्लास में पढ़ा है, मालूम तो होना चाहिए, OH माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। देखो बेटा याद नहीं होगा, दैट इज अनदर थिंग, पर ध्यान से सुन लो। OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड होती है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन है ना, तो इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। और यही OH माइनस एक बेस के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। ध्यान से सुनना, यही OH माइनस एक बेस के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। हम लोग बेस पढ़ेंगे तो वहां पे और जिक्र होगी इसके बारे में, पर सुपरफिशियली जस्ट ऊपर से इतना समझ लो, OH माइनस का मतलब होता है बेसिक गुड, ठीक है ना। तो देखो OH माइनस एक नेगेटिव चार्ज है, H3O प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है। H3O प्लस आती है एसिड से और OH माइनस आती है बेस से, ठीक है ना। और आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में ये तो पढ़ा है कि एसिड और बेस जब कंबाइन करती है तो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ना, उसमें एसिड का गुण देने वाला ये चीज H3O प्लस और बेस के गुण देने वाला ये चीज, कितने सारे ये चीज निकलेंगे उतना ही सारा इसको न्यूट्रलाइज करेगा। यदि ये दो निकल रहा है तो दो OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एक निकल रहा है तो एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। समझ गए क्या बात, ओके। तो इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कितने सारे बेस कैरेक्टर्स को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। ध्यान से सुनो, बेसिसिटी इसलिए कितने सारे बेस कैरेक्टर्स को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। ओके, एक हाइड्रोनियम आयन निकली तो एक को न्यूट्रलाइज किया, दो न्यू हाइड्रोनियम आयन तो दो बेस कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर सकता है। बहुत सुपरफिशियली बताया हूं, जब बेस पढ़ा दूंगा तो और अच्छे से समझ। ओके, तो बेसिसिटी क्यों बोलते हैं, इतना दिमाग में रखिए। ओके, अब बेसिसिटी के अंदर में टाइप्स ऑफ बेसिसिटी आ रहा है। पहला टाइप ऑफ बेसिसिटी होता है मोनोबेसिक एसिड्स।
अब नाम से ही पता चल रहा है मोनो, मोनो मतलब एक, बेसिक मतलब बेस कैरेक्टर को, एक बेस कैरेक्टर को खत्म करेंगे ऐसे ऐसे। तो एन एसिड, एक एसिड दैट प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूसेस वन hydronium ion, H3O plus hydronium ion, that produces one hydronium ion per molecule of the acid in its aqueous solution. कोई एक पर्टिकुलर एसिड का, कोई एक पर्टिकुलर एसिड का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, कोई एक पर्टिकुलर एसिड का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसके एक मॉलिक्यूल से, पर मॉलिक्यूल मतलब उसके एक मॉलिक्यूल से कितने सारे हाइड्रोनियम आयन निकले, वो एक, ठीक है ना, कितने हैं, एक। मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, ये जो बच्चा है कौन है, मैं नहीं जानता उसका नाम, ये अपना माइक क्यों ऑन रखा है, आलोक रंजन, स्टैंडर्ड 10th। ओके, देखिए ध्यान से, एक एसिड का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर एसिड का मैं एक्वस सॉल्यूशन लिया हूं, और यदि हमें उसके एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं, तो मैं बोलूंगा वो मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है ना, क्या बोलूंगा, वो मोनोबेसिक एसिड है। एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। यस, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, H2S, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वेरी गुड। CH3COOH, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड छोड़ो, इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है ना। एसिटिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, एसिटिक एसिड, HI is हाइड्रो आयोडिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो बोला क्या जा रहा है कि जितने एसिड मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सब एक हाइड्रोनियम आयन देंगे पर मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो समझते हैं कैसे, HCl को मैंने पानी में डाला, ठीक है ना, HCl को पानी में मैं डाला, तो ये H2O के साथ कंबाइन किया, H3O प्लस, H2 और H2O और H3O प्लस प्लस Cl माइनस, एक ही तो मिला, तो एक हाइड्रोजन मिली तो मोनोबेसिक हुआ। दूसरा एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है, इसकी आयोनाइजेशन आप लोगों को जाननी चाहिए। तो क्या होता है, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर इसमें 4 गो हाइड्रोजन है इसलिए बेसिसिटी इसकी 4 होनी चाहिए, नहीं, बेसिसिटी डिपेंड करती है कि कितने सारे हाइड्रोजन आयन आयोनाइज होते हैं एसिड, एसिड के कितने सारे हाइड्रोजन आयन आयोनाइज होते हैं, बोलने का मतलब कितने सारे हाइड्रोजन निकलते हैं आयोनाइज। और इसमें 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन वाटर के साथ नहीं अटैच हो पाते, नहीं टूटती है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन टूटता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा तो एक हाइड्रोनियम आएगा, और प्लस ये जो आपका CH3CO माइनस आयन, क्या नाम है उसका, CH3CO माइनस एसीटेट। एसीटेट आयन, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन। तो बेटा एकदम मिस्टेक नहीं करना है कि जितने सारे हाइड्रोजन है उतने सारे बेसिसिटी उसकी हो जाएगी, नहीं, इतने सारे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, आयोनाइजेबल मतलब कि वो टूट के इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन, ठीक है ना, एक के दो है तो मोनोबेसिक ही, ओके। तो मोनोबेसिक के कॉन्सेप्ट में कोई किसी को दिक्कत, या बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट में कोई किसी को दिक्कत, तो पूछ सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। नीचे नीचे में CH3COOH प्लस H2O, तो उसमें तो हाइड्रोजन आयन टूटना चाहिए। कौन बोल दिया आपको टूटना चाहिए, मतलब आप जबरदस्ती तोड़ दोगे सौरभ, नहीं बेटा, CH3COOH के सिर्फ एक हाइड्रोजन, ठीक है, सिर्फ
एक इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक ही हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन और एक वाटर के साथ अटैच किया तो H2O और H3O प्लस, ठीक है ना। ये पार्ट में से कुछ ब्रेक नहीं, ये CH3COO माइनस बन के, ठीक है ना, समझे सौरभ? यस सर सर। कैसे फाइंड करेंगे कि सर किस में कितना हाइड्रोनियम आयन सर रिलीज वो होगा? क्या कैसे कर चलोगे, वो आस्ते आस्ते केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते पता चलेगा बेटा। देखो रफ केस में कुछ ही एक्सेप्शन होते हैं, पर अक्सर केस में हम लोग पकड़ यही देख के पकड़ लेते हैं। देखो एगो हाइड्रोजन है तो एक है, पर हम लोग रफली पकड़ लेते हैं और एक्सेप्शन को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है। ओके, तो एक्सेप्शन एसिटिक एसिड है, और जो जो एक्सेप्शन है मैं बता दूंगा, बाकी सबको तो इजीली पकड़ा जा सकता है देख के। ओके, और कुछ डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को? ना, आगे बढ़े कि रुके यहीं पे? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़िए सर बढ़िए। सर बढ़िए आगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। डाइबेसिक एसिड, मोनोबेसिक देख लिया, दूसरा डाइबेसिक एसिड टाइप देखते हैं। डाइबेसिक एसिड क्या है? एक एसिड जो प्रोड्यूस करेगी, एन एसिड दैट प्रोड्यूसेस, एक एसिड जो प्रोड्यूस करेगी दो हाइड्रोनियम आयन, टू हाइड्रोनियम आयंस per molecule of the acid and its aqueous solution. देखो, एक ऐसा एसिड जो अपने एक्वियस सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोनियम आयन निकालेगा, उसे हम लोग बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। चलो डिसोसिएशन देखते हैं इन लोग का थोड़ा। H2SO4 पानी से कंबाइन किया, ठीक है ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। देखो दो स्टेप में ये रिएक्शन होती है, एक स्टेप में ये रिएक्शन नहीं है, पहले पूरा स्टेप समझो। H2SO4 को मान लो HSO4, ठीक है ना, एक H एक वाटर से तो बना H3O प्लस, एक H एक H2O से जुड़ा, एक H एक H2O से जुड़ा तो बना H3O प्लस। तो बच के क्या गई है? HSO4 माइनस, HSO4 माइनस बाइसल्फेट आयन। मैंने पढ़ाया है सबको, ये लिखवाया हुआ है जूनियर क्लासेस में, बाइसल्फेट आयन। ओके, अब बाइसल्फेट आयन फर्दर टूटेगा सेकंड स्टेप में, HSO4 माइनस एक और वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, H और H2O, एक और H3O प्लस SO4 माइनस। देखो ध्यान से, एक H एक H2O, H3O प्लस, एक H एक H2O, H3O प्लस, ठीक है ना, SO4 2 माइनस। अब इस रिएक्शन को मैं ओवरऑल लिख दूं, पूरी तरह से जोड़ के लिख दूं जो पूरा रिएक्शन, ठीक है ना, इस पूरे रिएक्शन को इंडिकेट करता हूं। देखो ये वाला रिएक्टेंट था, फिर ये तो टूट ही गया, ये तो खत्म ही हो गई, ठीक है ना, और कुछ खत्म हुआ नहीं खत्म हुआ, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है देखिए, H2SO4
का एक मॉलिक्यूल H2SO4 का एक नहीं, एक दो मॉलिक्यूल एक H2SO4 दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से कंबाइन करेगा और मिलेगा दो हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4, ठीक है ना। एक H से एक H3O, दूसरा H से दूसरा H, दो वाटर मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ा, तो रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ये लिखो, ये फिर यहाँ पे टूटा, ओके, कट गया ऐसे, ओके। तो कितने सारे हाइड्रोनियम आयन, दो हाइड्रोनियम आयन, ये सब याद रखना। देखो HSO4 माइनस सिंगल वैलेंसी होती है, CHSO4 माइनस SO4 2 माइनस डबल वैलेंसी होती है, ओके। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, इसका और इसका डिसोसिएट मतलब आयोनाइजेशन आप इसको करोगे, कर सकते हो, होमवर्क है आपके लिए, मुझे उम्मीद है कि बच्चे इसको कर लेंगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर यस सर हो जाएगा। H2SO3 plus H2O, H3O plus HSO3 minus, HSO3 minus वाटर के साथ HO3O plus plus SO3 2 minus, बस पानी तो खत्म, सेट। तो डाइबेसिक का एग्जांपल के साथ आपको यही याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्राई बेसिक बताने से पहले एक चीज बता रहा हूं, H3PO3 देख के कैसा लग रहा है? डाइबेसिक, ट्राई बेसिक, मोनोबेसिक? बोलिए। ट्राई बेसिक ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक लग रही है देख के, पर बेटा ये ट्राई बेसिक नहीं है, ठीक है। अब बता दे रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि स्टोचियोमेट्री में आगे सीनियर क्लासेस में आओगे तो बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, ओके। H3PO3 is a डाइबेसिक एसिड। अब क्यों है डाइबेसिक एसिड, थोड़ा सिंपल में मैं समझाता हूं, ठीक है। इसका नाम क्या है, कोई बताएगा नाम इसको? फॉस्फोरस एसिड। यस, फास्फोरस एसिड, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, यदि आप देखोगे, H3, ठीक है ना, H3P 1 2 3 PO3, H3PO3, यही इसका स्ट्रक्चर, मतलब कैसे कैसे बॉन्ड बना रहता है वो मैंने दिखाया। ये डबल बॉन्ड से इसके साथ जुड़ा रहता है, ये सिंगल बॉन्ड से OH, सिंगल बॉन्ड से सिंगल, ओके। अब होता क्या है, cannot be replaced, कुछ बॉन्ड फैक्टर्स हैं, हायर क्लास में पढ़ोगे, जब बॉन्ड फैक्टर्स होते हैं। ये H जो डायरेक्टली अटैच्ड है फास्फोरस से, ये H जो डायरेक्टली अटैच्ड है फास्फोरस से, वो नहीं रिप्लेस होगा, रिप्लेस नहीं हो पाएगी तो पानी में जाएगी नहीं, ये इसके साथ अटैच ही रहेगा, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। रिप्लेस कौन कौन होता है, देखो EH रिप्लेस होगा, ये EH रिप्लेस, ठीक है, तो ये कोई H रिप्लेस हो पाता है तो डाइबेसिक एसिड के कैटेगरी में आता है। बहुत सिंपल में इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो कि the hydrogen attached directly to phosphorus cannot be replaced, okay। अब क्यों नहीं रिप्लेस्ड है, ये कुछ बॉन्ड फैक्टर्स हैं जो आगे सीनियर क्लासेस में पता चलेंगे, अभी बस इतना याद रखना है कि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाती, बस वेरी सिंपल, ओके। बाकी ये वाला एच निकलेगा, ये वाला एच निकलेगा, तो फास्फोरस एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड, ओके, इसकी नाम है फास्फोरस एसिड। कौन एसिड, फास्फोरस, ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ट्राइबेसिक एसिड, an acid that produces डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, लिख लोगे ना डेफिनेशन। एन एसिड दैट प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, वेरी सिंपल, एज अ होमवर्क इसको लिख लें। अब देखो चलो इनके एग्जांपल देखते हैं। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, C6H8O7 लास्ट क्लास में बताया था, ये कौन सा एसिड है बोलो तो, लास्ट क्लास में ये Citric बताया था। acid, citric acid, citric acid। पन्ना पलट के बताए हो, आवाज यहाँ तक आया है। सर बोल गए थे, याद था हाँ। सर पर। साइट्रिक एसिड श्योर नहीं। कहाँ पन्ना पलटे हो बेटा, पता चलता है, ठीक है। तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है और ये वाला सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइबेसिक एसिड के कैटेगरी में आती है। तो सिट्रिक एसिड का अभी आप आयनाइजेशन समझ भी नहीं पाओगे, कभी दिमाग लगाना नहीं, उसका ब्रेक नहीं करना, इसका समझ लो काफी है आपके लिए। कैसे निकलती है देखो, H3PO4, और इसको जान लो थोड़ा, कुछ आयंस का भी नॉलेज हो जाएगा कि आयंस कैसे ब्रेक होते हैं। H3PO4 पहले एक वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा, आप सपोज कर सकते हो एक H निकला और एक H2 निकला, तो H3O प्लस प्लस H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, ये आयन जो है इट्स ओनली सिंगल नेगेटिव चार्ज, एक H यहाँ जुड़ गया H2O H3O प्लस H2PO4 बच गया, H2PO4 माइनस, सिंगल माइनस, फिर H2PO4 सिंगल माइनस, स्टेबल तो नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो वो एक और वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा, तो H3O प्लस प्लस HPO4 2 माइनस, एक H निकल जाएगा ना, HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस, इसकी चार्ज 2 माइनस, याद रखने का आसान तरीका है, सिंगल माइनस 2 माइनस और फॉस्फेट का 3 माइनस, HPO4 2 माइनस फिर ब्रेक होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, H3O प्लस प्लस क्या बनेगा PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, ठीक है ना। तीनों को जोड़ देता हूं, देखो H2O 2PO4 था, कटा, वो रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, बन के रिएक्टेंट खत्म हो गया, ये भी प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट बन के फिर खत्म हो गया, क्या हुआ, एक H3PO4 तीन वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होके 3 H3PO4 प्लस बनाता है और साथ में PO4 3 माइनस बच जाती है, ठीक है, साथ में PO4 3 माइनस बच जाती है, क्लियर है, ओके। तो एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोनियम आयन हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। एक सिंपल आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आइए ओलंपियाड एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, एक एग्जांपल दिया था कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ एसिड है, H4SiO4, इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड, कौन एसिड है ये, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड इज हैज अ बेसिसिटी ऑफ 4, ये फार्मूला से भी आता है, ठीक है, H4SiO4 4 हाइड्रोजन 4 H3O प्लस आयन निकलता है, इसको बैलेंसिंग नहीं करना है सर, कहाँ है, बैलेंसिंग करना है कि नहीं सर, ये मतलब आपको बस ये आपके सिलेबस से बहुत दूर का चीज है, जस्ट आप इंफॉर्मेशन अभी रख लो, आपके लिए इतना काम, इंफॉर्मेशन के सर लिए वो नहीं बता। सर, ट्राइबेसिक एसिड का मतलब सर जो ब्रेकिंग लिख रहे हैं सर, उसका बैलेंसिंग करना है। ये तो बैलेंस कर ही दिए, मैं बैलेंस तो कर दिए, बैलेंस तो किया हुआ है, पूरा बैलेंस की क्वेश्चन, ओके, गॉट इट।
अपने आप ऐसे लिखोगे ना बेटा, अपने आप बैलेंस हो जाए। H4SiO4 सैलिसिलिक एसिड हैज अ बेसिसिटी ऑफ 4। तो ये तो हुआ बेसिसिटी का जानकारी। बेसिसिटी का मतलब क्या हुआ, कितना सारा हाइड्रोनियम आयन निकलता है, वो कितने सारे हाइड्रोक्सिल को न्यूट्रलाइज करता है। दैट इज द बेस कॉन्सेप्ट इसका। हाइड्रोक्सिल मतलब बेस वाले को न्यूट्रलाइज करना, इसलिए बेसिसिटी। कुछ पूछना है? नहीं, चलते बढ़ते हैं, चलिए। आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ एसिड मैंने पढ़ाया था क्या? प्रिपरेशन ऑफ एसिड बताया हमने कि नहीं बताया? नो सर। नो सर। एक ही बच्चा को मालूम है, बाकी बच्चों को कुछ नहीं मालूम, क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया? नहीं बताया, मुझे भी ध्यान है। नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। एसिड को किस तरह तैयार करना है? तो पहला प्रिपरेशन हम लोग करेंगे बाइनरी एसिड। बाइनरी एसिड्स उनको बोलते हैं एसिड दैट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है ना? एन एसिड that contains only 2 elements. ओके, एक ऐसी एसिड जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट मौजूद होगा, HCl, HI, HBr, इसमें सिर्फ एक 2 ही एलिमेंट है, HCl, HI, HBr, ठीक है ना, 2 एलिमेंट। तो कैसे बनाया जाता है इन एसिड्स को? बेसिकली हम लोग एक नॉन मेटल लेते हैं, ठीक है ना, एक नॉन मेटल लेते हैं और उसको कोई भी गैस के साथ, ठीक है ना, ओके, नहीं हाइड्रोजन के साथ मिक्स करेंगे, ओके। एक गैसी गैस को मैं हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटेलिक जो गैस होगी उसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करेंगे, तो आपको मिलेगा बाइनरी एसिड। देखो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है Cl2 क्लोरीन गैस है, आप इसको हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है HCl, ओके, 2 मॉलिक्यूल HCl की ऐसे बने, H2 प्लस Br2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्रोमिक एसिड, ओके। फर्दर इसको आपको वाटर से पास करना पड़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ जानने के लिए, मतलब एसिड की प्रॉपर्टीज जानने के लिए, बट दे आर अभी ड्राई प्योर फॉर्म। अब H2 प्लस Cl2 को तो लिख दिया, H2 प्लस I2 gives 2 molecules of HI, ओके। तो ये तो हो गया सिंपल बाइनरी एसिड का। बाइनरी एसिड बोले तो सिर्फ 2 एलिमेंट वाला एसिड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन Cl2H2O HCl, Br2H2O HBr, I2H2, ओके। तो दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल प्लस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, नॉन मेटल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नॉन मेटल और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को आप मिक्स करोगे तो आपको एसिड मिलती है, देखो देखते हैं, सल्फर प्लस HNO3 gives H2SO4,
देखो इसको थोड़ा याद रखने का तरीका है, सल्फर रहेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगी नाइट्रिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, ऑक्सीडाइज कर देता है इसको सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर, तीन प्रोडक्ट। ओके, बैलेंसिंग पार्ट आप कर लेना, थोड़ी सी इसकी बैलेंसिंग आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, टफ बैलेंसिंग। देखता हूँ कौन सबसे पहले करेगा इसका बैलेंसिंग, चलो बताओ तो। 30 सेकंड टाइम देता हूँ, कौन इसका बैलेंसिंग कर सकता है? चलो बताओ, 30 सेकंड टाइम ले लो, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। किसी का हुआ? नहीं, नहीं, अरे आप लोग क्या करते हो? सर एस के पहले 4। एस के पहले 4? यस सर। नहीं बेटा, एच के पहले, हाँ, एच के पहले 4, एस के पहले 4, एच एच सर एच, नाइट्रेट। HNO3 है ना? गलत है, 4 नहीं है, प्लस माइनस से भूल गया क्या तुम? सर HNO3 के पहले 2। ना, चेक करो, ठीक से चेक करके बोलो, ऐसे ही चेक करके मत बोलो। एच एन नहीं हुआ? बिना चेक करे कोई नहीं बोलेगा। सर हाँ बोलिए। S plus 6HNO3 plus हाँ, 2H2। नाम बताओ पहले। सर कुश कुश। हाँ वेरी गुड बेटा, आगे बताओ। सर 2H2SO4। 2H2SO4, फिर आगे। नहीं 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 सॉरी सर, 4NO2 plus 2H2O। ना गलत, 4NO2 सर होगा तो सर 6HNO3 सर और सर 4 और सर 4NO2। 4, अरे 4 डालो। नहीं सर 6 होगा सर, 6NO2 होगा। देखो, एक सल्फर, हाइड्रोजन 6, 2 और 2 4, 4 2 6, नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 18, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 2 बैलेंस हो गया। ठीक है, फास्फोरस प्लस HNO2, बोलो करना चाहते हैं तो छोड़ूंगा बैलेंसिंग, 30 सेकंड दूंगा, जो करेगा उसके लिए फिर एक मतलब कौन सा कैडबरी सिल्क, उसके लिए जो जब सबसे पहले आंसर देगा। H3PO4 plus NO2 plus H2O। देखो, फास्फोरस को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर, कौन सबसे पहले बैलेंस करेगा इसको? चैलेंज, 1 मिनट चैलेंज। एक कैडबरी सिल्क स्कूल खुलने के बाद, नहीं कोचिंग खुलने के बाद। हो गया सर, उसके आगे। सर 5HNO3। हो गया सर। हाँ सर, 5 5 HNO3 और 5 HNO3 NO2, 5 NO2, और वाटर ऐसे रहेगा। नहीं होगा, 5 NO2, वाटर वही रहेगा। वाटर वही रहेगा। कौन किया? अभिजीत? हाँ सर। अभिजीत किया क्या? ठीक है, वेरी गुड, किया, 45 सेकंड में कर दिया। चलो, बैलेंस है ना, चेक कर लो, आई सपोज बैलेंस है, 5 5 फास्फोरस 1 फास्फोरस, हाँ बैलेंस ही है, 15। वेरी गुड,
चलिए, पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखने का तरीका, देखो रिएक्शन को याद करना वेरी टफ, बट थोड़ा सा तरीका से उसको दिमाग में रखना। ओके, अब रटो मत, इसको रटना मत, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज रटो मत, क्योंकि मैं थोड़ा ये करवा रहा हूँ आप लोगों की ओलंपियाड लेवल के प्रिपरेशन के लिए। आपके स्कूल एग्जाम में तो इससे ऊपर नहीं पूछेगा ही नहीं, पूछेगा कभी भी आपसे, बट रिक्वायर्ड है, एनटीएससी सब में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते। ओके, एसिड कौन सा? ना कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, गॉट इट, याद रखना अच्छे से। तो ये दो हो गया, थर्ड विल सी। और अभी ये सब की बेस नॉलेज ले लोगे तो आगे जब सीनियर क्लासेस में आओगे तो फंसोगे नहीं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आपको तो देखने हैं वहां पे, एक आइडिया रहेगा। ये जो मैं प्रिपरेशन बताने वाला हूँ ये आपके सिलेबस वाइज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड सबको मालूम है जिसमें ऑक्सीजन रहती है। ओके, इसमें हम लोग यूज करेंगे एसिडिक ऑक्साइड, या उसको बोला जाता है एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, प्लस वाटर, ऑक्सी एसिड्स। एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड को कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, और उन्हीं को एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोला जाता है। अब एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नोन एज एसिटिक ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, एनहाइड्राइड का मतलब होता है बेटा पानी की उसमें कमी। एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड मतलब इसमें अभी पानी की कमी है, पर यदि पानी जुड़ गया इसमें तो ये एसिड बन जाएगा। एसिडिक एनहाइड्राइड का मतलब यही होता है, एक ऐसी चीज जिसमें पानी की कमी की वजह से वो एसिड नहीं है, पानी आ गया तो वो एसिड बन जाएगा। सिमिलर सेम चीज होती है एसिडिक ऑक्साइड, उसी को एसिडिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को यदि आप पानी में डाल तो भैया सॉल्युबल है, मिल जाएगा इसमें H2SO3। कौन एसिड, क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस एसिड। अरे एक बात पूछना था, क्या नाम है इसका बच्चा का? सौरभ कुमार। हाँ सौरभ कुमार, आपने टेस्ट थोड़ा बताइएगा तो हमने टेस्ट सबमिट 4 मिनट में कैसे किया था भाई तू सब क्वेश्चन? सौरभ कुमार बनाए थे सर, 4 मिनट में सब क्वेश्चन बना दिया था? सब नहीं, कोई अंदाजे लिख दिए थे, अंदाजे लिख मारे। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है ना, अंदाजे नहीं करना है, और अंदाज करने से टॉप नहीं कैसे हो? ठीक है ना बेटा, चलिए बोलियो। गलत लग रहा था सर, 3 ऑप्शन गलत लग रहा था तो बात रहा ओके था। ठीक है बेटा, ठीक है चलो, पर थोड़ा ध्यान देना है, टाइम लेके बनाना है। ओके, 4 मिनट में उतने सारे क्वेश्चंस नहीं बनते। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर, कौन सा एसिड बनेगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। CO2 प्लस H2O, कार्बोनिक एसिड। ओके, अब याद रखना है यहाँ पे P2O5 प्लस H2O, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को आप या वाटर के साथ रिएक्ट करवाते तो आपको मिलेगी H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना, वहीं आप N2O5 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगी HNO3। ठीक है ना, NO2 को रिएक्ट कर देने से ये नहीं मिलता,
NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो HNO3 नहीं मिलता है, बट ये ध्यान देना, साथ में कुछ और बन जाता है। तो कभी भी NO2 के साथ वाटर का रिएक्ट करवा के नाइट्रिक एसिड मत बनाना। N2O5 का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो HNO3। ओके, तो ये तो कुछ कॉमन रिएक्शन है जो एसिडिक ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो आपको एसिड रिपीट कर दीजिए क्या बोल रहे हो? फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शन व्हाट? सर, फोर्थ एंड फिफ्थ रिएक्शन रिपीट कर दीजिए। रिपीट कुछ नहीं करना बेटा, देखो ये एक रिएक्शन है जहाँ पे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड N2O5 ये दोनों वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो फास्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, बस वही बात है, रिपीट करना, ये प्रोडक्ट बनता है। दिस इज नेचुरल रिएक्शन और कुछ नहीं। हाँ, एक कंफ्यूजन आता है बच्चों में कि सर NO2 को यदि वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पे HNO3 मत बनाओ, ठीक है ना? इसमें दोनों एसिड साथ में बन जाते हैं, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस। HNO2 इज नाइट्रस एसिड, ठीक है ना? नाइट्रिक और नाइट्रस दोनों बनते हैं। अब बोलोगे क्यों बनते हैं, तो इसका कोई कहानी नहीं सेट। दिस इज अ रिएक्शन, ये होती है, कैसे होती है आप बैलेंसिंग करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ओके, तो NO2 और H2O, HNO3, HNO2, अब बैलेंसिंग करके यदि मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये रिएक्शन जो हो रही है ना कैसे हो रही है। देखो यदि बैलेंसिंग करूंगा तो यहाँ पे आई सपोज मुझे दो डालना पड़ेगा, बैलेंस हो गया ना? दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 4 और 1 5, ऑक्सीजन 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2। अब यदि इसको समझना है कि किस तरह प्रोडक्ट बनी तो एक कॉम्बिनेशन, देखो H निकालो, यहाँ से H निकालो और इसके साथ जोड़ो तो देखोगे कि HNO3 बन रही है, और फिर निकालोगे तो जोड़ोगे तो देखो HNO3 बन रही है। ओके, मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब एक दूसरे से एडजस्टमेंट करके यही दो बन पाना पॉसिबल। तो NO2 का कभी भी रिएक्शन वाटर के साथ ये प्रोडक्ट नहीं देगा। अब बोलोगे कि सर कैसे याद करें, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, आस्ते आस्ते समय के साथ आपको समझ आएगा, क्योंकि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो देता है उसको, मतलब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थोड़ी एकदम फिक्स है कि यही प्रोडक्ट मिलेगा। रूल बनाया मैंने, रूल बनाया, और रूल में अक्सर चीज ये रूल फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीज रूल नहीं फॉलो कर। दुनिया में हर चीज रूल से थोड़े ही चलता है, एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को थोड़ा दिमाग में रखना है। अब बहुत सिंपल है, कुछ थोड़ा ही ज्यादा दिमाग में रखना है। NO2 वाटर के साथ बस नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड दोनों बनते हैं, इसलिए NO2 को एक नाम दिया जाता है मिक्स्ड एसिडिक ऑक्साइड। NO2 को मिक्स्ड एसिडिक ऑक्साइड या मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो ये दो प्रकार की एसिड साथ में बनाते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड एसिडिक ऑक्साइड या मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोला जाता है। ओके, कोई दिक्कत? नो, चलते हैं आगे। लिखना है लिख लो, कुछ पूछना है पूछ लो। और इस मेथड से सिर्फ आप ऑक्सी एसिड बना सकते हो, और कोई एसिड नहीं बनेगा। क्लियर? चलते हैं। सर मिक्स्ड एसिडिक ऑक्साइड सिर्फ एक ही होता है? होता है, पर आपको अपने दिमाग में एक ही रखना है। ओके, इतना सारा रिएक्शन बता रहा हूँ, इतना सारा रिएक्शन तो मिनिमम दिमाग में रख लो, फिर और बहुत सारे देखने समय आने, बट इतना आपके लिए टू मच सफिशिएंट। ओके, अभी आप लोगों को इस तरह बना देना है। देखो पढ़ाने का इस तरह, देखो पढ़ाने की तो आपकी सिलेबस इतनी है कि सही से पढ़ाया जाए तो 1 महीना में खत्म कर दिया जाए। तो 10th में आपको केमिस्ट्री में अच्छी नंबर भी आ जाएगी, 1 महीना पढ़ा दूंगा, पक्का है 1 महीना पढ़ा दूंगा, पूरा सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, अच्छी नंबर भी आ जाएगी एग्जाम में। तो फायदा उसका नहीं, क्योंकि बेस कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल पाई, और बेस कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, श्रीवास्तव क्लासेस के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, तो उनका फ्यूचर यही है कि वो चाहते हैं कोई एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज जाए या मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मैक्सिमम स्टूडेंट तो यही चाह रहे हैं।
तो एक अच्छा आईटी में जाना है और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए बेस तो 10th में बनाना ही पड़ेगा। और 10th में बेस बनाने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के पढ़ना है, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। तो वही हम लोग कर रहे हैं, आपकी बेस बिल्डिंग कर रहे हैं। आस्ते आस्ते चीजें थोड़ी टफ लगेगी, दोबारा देखना है वीडियो को, 2 बार 3 बार देख लो, समझ आएगा। तो सीनियर क्लासेस में आने के बाद चीजों को आप पकड़ोगे, ग्रैब करने की कैपेसिटी हाई है। ओके, वैसे देखो आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक को खोलोगे या स्कूल वाले बुक्स जो भी खोलोगे तो एसिड बेस सॉल्ट तीनों मिक्स करके पढ़ा दिया है एक साथ। नहीं, एसिड को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बेस को अलग से पढ़ेंगे, सॉल्ट को अलग से पढ़ेंगे, तो हमारी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग 3 टाइप ऑफ एसिड, 3 टाइप का प्रिपरेशन देखा है, एक चौथा प्रिपरेशन और देखेंगे, सॉल्ट प्लस। सॉल्ट सिंपल में बताया हूँ, सॉल्ट क्या, देखो जब भी पढ़ने आओ ना मेरे क्लास में, खास मैं जब मैं पुराना चीज पढ़ाता हूँ ना उसको पढ़ के आओ, नहीं तो आगे की चीज नहीं समझ आएगी। सिंपल सी बात, जो बच्चे नहीं पढ़ के आते हैं पीछे का चीज, उनको दिक्कत होगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पढ़ के आओ। सॉल्ट, सॉल्ट को यदि आप रिएक्ट करवाते हो लेस वोलेटाइल एसिड, ठीक है, तो आपको एसिड मिलता है, ये भी एक प्रोसेस है। और अब बहुत बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा कि लेस वोलेटाइल एसिड कौन सा है। बताओ, कोई लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि लेस वोलेटाइल एसिड होती है कौन सी? H2SO4 सर। यस, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सल्फ्यूरिक यस एसिड सर बताया। लेस वोलेटाइल एसिड है, जल्दी वोलेटाइल नहीं, उड़ेगी नहीं जल्दी। तो सॉल्ट मैं ले लूंगा फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, और उसको मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। टेंपरेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखना, 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेंपरेचर नहीं रहना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट चेंज 200 डिग्री से सेल्सियस से कम रहेगा टेंपरेचर, तो NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा NaHSO4। ध्यान से देखो, HHSO, ठीक है ना, तो NaHSO4 बन गया, ठीक है, एक H और एक Cl, HCl बना दिया, HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे ही NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, उसको मैं सल्फ्यूरिक एसिड से करवा दूं, तो सिमिलरली NaHSO4 NaHSO4 प्लस HNO। ओके, तो ये कुछ एसिड के प्रिपरेशन है जो हम लोग को डील करने थे। और आई सपोज आपको तो 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, लिखना, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ नहीं लिखोगे इक्वेशंस याद नहीं होती। इक्वेशन को प्रैक्टिस करना, 2 4 5 बार लिखो, नहीं याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, ये तो हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एसिड का इतना लिखना है। और एक बात, जो बच्चे अभी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला सही से नहीं लिख पाते हैं, मतलब मैंने जो वैलेंसी चार्ट लिखवाया है वो उनको याद नहीं है अभी तक, तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ो। सिंपल सी बात, जिन बच्चों को केमिकल फॉर्मूला लिखना नहीं आता है अच्छे से, ओके, तो केमिस्ट्री आपके लिए आफत बन जाएगा, ये जान लेना। और स्कूल एग्जामिनेशन में भी नहीं पास कर पाओगे, हायर लेवल का तो सपना ही हो जाएगा। एकदम आराम से सब बच्चे को फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ओके, आई सपोज सबको याद होगा, उनको थोड़ा पूछा जाएगा। आलोक रंजन, आप मुझे फॉर्मूला बताइएगा सोडियम परमैंगनेट का। आलोक रंजन, सोडियम परमैंगनेट का फॉर्मूला नहीं मालूम। एहसानी रॉय,
सोडियम परमैंगनेट का फॉर्मूला अभिजीत श्रीवास्तव, सोडियम परमैंगनेट का फॉर्मूला किसी को नहीं मालूम? NaMnO4. NaMnO4, वेरी गुड। अमन कुमार, सोडियम भी आता है, फॉस्फाइड का बोलने फॉर्मूला वाले। बताओ तो। अमन कुमार, सोडियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला बताओ। यस सर। सोडियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला बताओ तो। आयुष सिन्हा, Na3PO सर, Na3 Na3PO4। फॉस्फाइड बोल रहा हूँ, फॉस्फाइड। देखो ये बिल्कुल गलत बात है, मैं बोल रहा हूँ। मैंने स्टैंडर्ड 9th में जो वैलेंसी चार्ट लिखवाया था फॉर्मूला बनाने, अरे फॉर्मूला नहीं लिखने आएगा तो केमिस्ट्री कहाँ समझ। पहला चैप्टर सुन लो मेरी बात को, आपको फॉर्मूला नहीं लिखने आया। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लिख दोगे AlCl, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला लिख दोगे AlPO4। तो ये तो फंसोगे ना, ये साल गलत है, फॉस्फाइड नहीं है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड है AlP। तो मेरा बोलना है आप अपने सिलेबस में चैप्टर का नाम सुनो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें केमिकल रिएक्शन ही है। तो आपको यदि केमिकल कंपाउंड और फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप कहां से लिख पाओगे फॉर्मूला? तो 9th में मैं जो चीज फॉर्मूला का एक चार्ट दिया हूं उसको तो प्लीज बेटा कर लो। दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट देख ही रहे, मेटल नॉन मेटल आएगी, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे आएंगे, तो करना ही है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें भी केमिकल फॉर्मूला आने वाले हैं। तो कितने बच्चों को अभी भी लगता है कि आप लोगों ने फॉर्मूला सही से नहीं किया है? कि करना है कि नहीं करना, ये भी बताओ। नहीं करना है? करना है सर। करना है बेटा, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और केमिस्ट्री देखो, यही बैलेंसी चार्ट वार्ट याद रखोगे तो केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बढ़ते चल जाएगा, और सीनियर क्लासेस में आने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा ये सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंड द इजीएस्ट सब्जेक्ट। आई रिक्वेस्ट यू, कम से कम वैलेंसी चार्ट जो है वो तो याद करो, और केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सीखो। देखो क्या है ये चीज, यदि 2-3 महीने केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। और आप केमिकल कंपाउंड केमिकल रिएक्शन लिख ही नहीं रहे हो तो कहां से? तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि करो इस चीज, सबसे रिक्वेस्ट है। करना है कि नहीं करना? हाँ ना बोलो, जवाब दो तो जल्दी सब। करना है सर। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बैलेंसिंग पूछूंगा सबसे फॉर्मूला। यस यस सब कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं बताता हूँ ना आप लोग को, मैं बहुत प्रैक्टिस करवाया हूँ क्लास में, पर आप लोग क्या 3-4 महीना छोड़ दिए हो इसलिए भूल गए। तो प्रैक्टिस में फिर से आ जाओ, याद आ जाएगी। ओके, तो प्लीज रिक्वेस्ट यू उसको पूरा करो, तब अच्छे मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगी आप। ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ एन एसिड की बात की जाए तो लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस की एसिड्स exist in solid as well as liquid state. Okay, majority of the acid solid और liquid state में exist करती हैं। Acids have sour taste. Mineral acid should not be tasted. जो एसिड्स होते हैं उनका खट्टा टेस्ट होता है, एसिड खट्टा होता है, एसिड को चखोगे तो खट्टा लगेगा। मिनरल एसिड शुड नॉट बी टेस्टेड। जो मिनरल एसिड होती है, मिनरल एसिड समझ लो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कोरोसिव है, आपके जीभ पे पड़ेगा तो जला देगा। तो प्लीज मिनरल एसिड को मत टेस्ट कीजिए, जो एडिबल एसिड जितने होते हैं उनको टेस्ट करो।
जैसे ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब तो हम लोग खाना में मिलता है, वो तो हम लोग खाते हैं। एसिड्स आर highly corrosive and causes painful burns. एसिड हाईली कोरोसिव है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा आपके स्किन पे, और आपके स्किन पे यदि गिर जाए एसिड तो बहुत ही जलनशील, बहुत जलेगा, जो जलेगा जब पेनफुल बर्न्स, बहुत खतरनाक जलन होता है एसिड के गिरने से स्किन। यदि आपके स्किन पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाए तो आपका स्किन ब्लैक कलर का हो जाएगा, काला हो जाएगा। आपके स्किन पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाए तो आपका स्किन काला हो जाएगा। ओके, यदि आपके स्किन पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिर जाए तो आपका स्किन पीला कलर का हो जाएगा, येलो हो जाएगी पूरी। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिरने से स्किन पीला हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड गिरने से स्किन ब्लैक हो जाता है, और कंसंट्रेटेड HCl गिर जाए तो आपकी स्किन हो जाएगी एम्बर कलर। एम्बर कलर होता है मतलब ऑरेंजिश येलो, ऑरेंजिश येलो कैसे, तो ये वाला ऐसा टाइप, देखो इस टाइप का कलर हो जाएगा। ओके, एम्बर कलर, ऑरेंजिश येलो होती है ना वैसे। तो एसिड को बहुत ही केयरफुली हैंडल किया जाता है। एसिड को हम लोग अपने स्किन से टच नहीं होने देते, कंसंट्रेटेड एसिड को, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ज्यादा वाटर का एफिनिटी रहता है उसके लिए, वो सारे हाइड्रोनियम आयंस को निकालना चाहता है फटाफट। वाटर जैसे ही मिलता है उसको आयोनाइज होती है एसिड, और स्किन से सारे वाटर को एकदम घिंच-घाच के बर्बाद। तो एसिड के बारे में कुछ ये इंफॉर्मेशन सिंपल सी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं। इंडिकेटर्स तो इंडिकेटर्स की डिस्कशन हम लोग करेंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं नहीं होते हैं, बट छोटा सा मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये करके आना है आपको, क्योंकि जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिड में ब्लू लिटमस क्या होगा, ब्लू क्या होता है, ब्लू लिटमस मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होगा, ये पता करके आना। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, फेनोल्फथालीन के साथ क्या होगी, इंडिकेटर्स है ये। और ये आप और यदि पता करना चाहते हो तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होती है, वो एसिड में क्या बदलाव देगा, या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, क्या बदलाव देगा एसिड के केस में। ओके, तो इंडिकेटर्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यदि आप एसिड में डालोगे तो कुछ कलर देगी, बेस में डालोगे तो कुछ कलर देते हैं। ओके, तो बेसिकली इंडिकेटर्स ब्लू लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन होते हैं, जिनसे पता चलता है कि एसिड में कुछ चेंजेस आते हैं इसमें, वो चेंज आपको एज अ होमवर्क करना है। ओके, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी होता है, जो लाल वाला फूल गोभी होता है ना, उसके जूस को निकाल के भी हम लोग ये बनाते हैं, लिटमस पेपर, सॉरी लिटमस इंडिकेटर बनाते हैं, और उससे भी टेस्ट होती है एसिड और बेस के बारे में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल होती है उसमें, जैसे प्याज होता है ना, प्याज का एक स्मेल होता है, या लौंग का तेल होता है, लौंग का तेल, वेनिला आइसक्रीम, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, वेनिला। तो आप इसको एसिड में डालोगे तो कुछ स्मेल थोड़ा फर्क पड़ता है, या बेस में फर्क पड़ता है, ये आपको पता करना है। तो आज वेरी शॉर्ट होमवर्क फॉर यू, आप सभी को करके आना है ये, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट फिर से कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत इजीली घुसा सकता है, बट आपको अपने कॉन्फिडेंस को मैनेज करके रखना है बाय लर्निंग ऑल द फॉर्मूलाज। देखो केमिस्ट्री फॉर्मूला के सब्जेक्ट है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद कर लो, लिखना। मैंने वैलेंसी लिखवा दी है A to Z, जितना आपको 12th तक जरूरत होगा उतना वैलेंसी चार्ट मैंने 90 में दे दिया है आपको। बेटा उसको प्लीज कर लो, रेगुलर टच में रहो उन सब चीजों के।
तभी केमिस्ट्री आपको आगे ले जा पाएगी, नहीं तो फिर केमिस्ट्री टूट जाएगी आपसे। ओके, तो विद होप कि नेक्स्ट क्लास में सब बच्चे वैलेंसी चार्ट देख के आएंगे। आज की क्लास को मैं खत्म करता हूँ, ठीक है ना? चलो, थैंक यू। चलिए, सर बाय। कुछ डाउट है क्या? नो।